कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां अंडरग्राउंड तेल पाइपलाइंस के जरिए कई शहरों में तेल सप्लाई किया जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन पाइपलाइंस में छेद करके तेल चुराते थे और ऐसे लोगों को मोल्स कहा जाता था। एक दिन क्रिमिनल शॉ ने मशहूर ड्रिल बिट को इस काम के लिए बुलाया, लेकिन जॉबसाई नाम का एक आदमी ड्रिल बिट बनकर उनसे मिलने चला गया और जैसे ही उसने ड्रिल बिट की तरह पाइप में छेद करने की कोशिश की तो वहां लीक होने की वजह से जोरदार धमाका हो गया। सारे मजदूर एन वक्त पर जिंदा बाहर आ गए, लेकिन इसी बीच जॉबसाई की टांगों में आग लग गई। जब पुलिस धमाके की जांच करने आई तो पुलिस वाला मैनसीक पाइप के छेद को देखते ही समझ गया कि ये मशहूर ड्रिल बिट का ही काम है। उसने अपने साथी सैंगू के साथ मिलकर इस ड्रिल बिट का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उधर क्रिमिनल स्ट्रॉ ने जाकर डायहान को पकड़ा क्योंकि उसने नकली ड्रिल बिट भेज दिया था। स्ट्रॉ ने उसे पीट पीट कर असली ड्रिल बिट से मिलवाने को कहा। तब जाकर उसने डॉल ही यानी असली ड्रिल बिट से बात की। अब इनके नाम कितने अजीब हैं यार, ये नॉर्मल राजू बिरजू जैसे नाम नहीं रख सकते। खैर अचानक से पुलिस वाले मैनसीक और सैंगू उन्हें धमाका करने के इल्जाम में पकड़ने आ गए, लेकिन क्योंकि उनकी टांगों पर जलने का कोई निशान नहीं था तो वो बच निकले। मैनसीक को यकीन था कि मोल्स फिर से तेल चुराने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए उसने सैंगू के साथ इलाके की सारी खाली बिल्डिंग्स की जांच करने का फैसला किया। वहीं मशहूर ड्रिल बिट डॉलगी ने स्ट्रॉ से मिलकर उसका काम पूरा कर दिया जो जॉबसाई से अधूरा रह गया था। उसका काम देखकर स्ट्रॉ इतना खुश हुआ कि उसने एक और बड़ी डील के लिए उससे हाथ मिला लिया। फिर कुछ घंटों बाद डॉलगी की मुलाकात जियोन वू से हुई जो उसे अगला काम देने वाला था। जियोन वू ने कहा कि उसे खाली बिल्डिंग को तेल के डिब्बों से पूरा भरना होगा और क्योंकि 50 दिन बाद वो बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी इसलिए काम 30 दिन में पूरा होना चाहिए। बदले में जियोन वू ने उसे 8.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया। उन्हें एक होटल की बेसमेंट में काम करना होगा जहां डॉलगी टीम का लीडर होगा। उस टीम में मिस्टर ना नाम का एक आदमी अंडरग्राउंड नक्शों में माहिर था। उसके अलावा एक खुदाई करने वाला आदमी था और वेल्डर था जॉबसाई, वही आदमी जो शुरुआत में ड्रिल बिट बन के गया था। ऊपर काउंटर नाम की लड़की रिसेप्शन पर नजर रखे हुए थी। अगर पुलिस वाले आ जाएं तो उसका काम टीम को आगाह करना था। उन्हें आधा पैसा एडवांस में मिला था, लेकिन शर्त ये थी कि अगर काम पूरा होने से पहले कोई भी बाहर गया तो उन्हें बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। उन सब के फोन स्ट्रॉ ने ले लिए और सब तुरंत काम पर लग गए। उधर जियोन वू के सर पर पहले ही काफी कर्जे हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने $50 मिलियन और ले लिए क्योंकि उसे यकीन था कि काम पूरा हो जाने के बाद से वो तेल महंगे दामों पर बेचेगा। वहीं टीम ने सुरंग की शुरुआत कर दी थी, लेकिन वहां मिट्टी में लाइम ज्यादा होने की वजह से खुदाई करना खतरनाक था। इसलिए मिस्टर ना ने कहा कि उन्हें नए रास्ते से चलना चाहिए, लेकिन डॉलगी ने कहा कि वक्त कम है इसलिए उन्हें यहीं से आगे बढ़ना होगा। इस पर उन दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन तभी खुदाई करने वाले आदमी ग्यून साहब को एक आइडिया आया। अपना आइडिया दिखाने के चक्कर में उससे एक तार कट गई जो जॉबसाई को जा लगी। गुस्से में जॉबसाई झगड़ा करने लगा, लेकिन डॉलगी ने उसे डांट दिया और फिर उसकी टांगों के निशान देखकर वो समझ गया कि जॉबसाई ही वो बहरूपिया है जो जगह जगह पर उसका नाम खराब करता फिर रहा है। फिर काफी खुदाई करने के बाद उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली। इसे तोड़ना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन इससे काफी आवाज होगी जिससे उन पर शक जा सकता है। इसीलिए उन्होंने जॉबसाई को ऊपर के कमरे में जोर जोर से गाने बजाने को कहा। जब सैंगू उस होटल में पहुंचा तो काउंटर ने नीचे का अलार्म बजा दिया, लेकिन तार टूटने की वजह से टीम को कुछ पता ही नहीं चला। सैंगू के आगे बढ़ते ही काउंटर ने वॉकी टॉकी से उन्हें आगाह कर दिया। उन्होंने तुरंत सब छुपाना शुरू किया और ऊपर जॉबसाई ने गाने गाकर सैंगू का ध्यान बटाया। जब तक सैंगू नीचे पहुंचा तो वो सब सीवर ठीक करने का नाटक करने लगे। सैंगू के जाने के बाद काउंटर ने तुरंत नीचे आकर अलार्म की तार जोड़ दी, लेकिन अचानक वहां एक धमाका हो गया जिससे काउंटर और जियोन साहब सुरंग के अंदर ही फंस गए। बाकियों को लगा कि वो मर चुके होंगे, इसलिए जॉबसाई और डॉलगी तो एडवांस पैसे लेकर भागने की सोच रहे थे, लेकिन मिस्टर ना ने हार नहीं मानी और उन्हें बचाने के लिए फिर से खुदाई करने लगा। असल में काउंटर और जियोन साहब जिंदा थे और वो भी अंदर से खुदाई कर ही रहे थे। आखिरकार वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। कुछ समय बाद डॉलगी को फिर से अलार्म की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि जॉबसाई पैसों के साथ भाग रहा था। डॉलगी ने उसे मौके पर धर दबोचा और पीटने लगा। आखिरकार मिस्टर ना ने किसी तरह उन्हें छुड़ाया। जॉबसाई ने बताया कि उसके बेटे की बीमारी के इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर मिस्टर ना ने डॉलगी को उसे माफ करने को कहा, लेकिन तभी डॉलगी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने जाकर देखा कि काउंटर ने ही अलार्म बजाया था, क्योंकि वो कैमरास के जरिए उनकी टीम पर नजर रखे हुए है। वो पल पल की खबर जियोन वू को दे रही थी।
उसी वक्त जियोन वू खुद आ पहुंचा और उन्हें धमकी देने लगा। हालांकि कोई भागा नहीं था, इसीलिए उन्हें दूसरा मौका दिया गया, लेकिन अब उनके पास काम खत्म करने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। साथ ही जियोन वू के गुंडों ने जॉब साय को भागने की कोशिश करने के लिए बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार जियोन वू ने उसे एक फोन देकर कहा कि अब से जॉब साय को काम की सारी खबर उस तक पहुंचानी होगी। उधर काम पर मिस्टर ना बार बार गोली खा रहे थे। जब सबने उनसे पूछा तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। दूसरी ओर पुलिस मेटल डिटेक्टर्स की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्हें जहां भी कुछ मिलता वो जमीन की खुदाई करने लगते। जब काउंटर ने ये सब कैमरास में देखा तो उसने तुरंत अलार्म बजा दिया ताकि टीम सारा सामान सुरंग से बाहर निकाल दे। जैसे ही डॉल यी कुछ चीजें लेने दौड़ा तो पुलिस वालों की खुदाई की वजह से वहां गैस लीक हो गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। मिस्टर ना ने उसे पीछे नहीं छोड़ा और मास्क लगाकर उसे बचाने पहुंचे। वहीं काउंटर ने देखा कि अब पुलिस वापस लौट रही है क्योंकि खुदाई से गैस पाइप्स टूट रही थी। कुछ समय बाद मिस्टर ना ने डॉल यी को बताया कि आज उसकी पत्नी का ऑपरेशन है और उसका वहां होना बेहद जरूरी है, लेकिन डॉल यी और काउंटर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि शाम को डॉल यी का मन बदल गया और उसने मिस्टर ना को सीवर के जरिए चुपके से हॉस्पिटल पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन ऐन वक्त पर जॉब साय ने उन्हें देख लिया। उसने मिस्टर ना के साथ जाने की बात कही क्योंकि वो भी अपनी जली टांगों का इलाज करवाना चाहता था। काउंटर ने कैमरा से उन्हें भागते हुए देख लिया, लेकिन उसने जियोन वू को बताने की बजाय पुरानी वीडियोस चला दी। जियोन वू को इस सब का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर जॉब साय ने उसे मैसेज करके सब सच बता दिया। उधर वो तीनों सीवर पार करके हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन मिस्टर ना की पत्नी पहले ही मर चुकी थी। दूसरी ओर पुलिस को एक खेत में कंस्ट्रक्शन का मलबा मिला जिसमें सैंगू की नजर होटल के फर्श के टुकड़ों पर पड़ी। मैंसिक उसी वक्त होटल की जांच करने के लिए निकल पड़ा। उधर जॉब साय हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवाने के लिए रुक गया और डॉल यी मिस्टर ना के साथ लौट आया, लेकिन जियोन वू अपने गुंडों के साथ पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर ना ने अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताते हुए उससे दया की भीख मांगी, लेकिन जियोन वू उसे बेरहमी से मारने लगा। ये देखकर डॉल यी ने उसके लिए काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन जियोन वू कहने लगा कि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो लोग उसकी माँ को मार डालेंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो वापस काम पर लग गए। साथ ही काउंटर को भी सजा के तौर पर उनके साथ भेज दिया गया। फिर बिना रुके काम करते हुए मिस्टर ना की तबीयत काफी खराब हो गई, इसलिए वो सब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन स्ट्रॉ के आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। डॉल यी ने गैस टैंक से आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी जियोन वू अपने हथियार बंद गुंडे लेकर वहां आ गया। मिस्टर ना ने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में गोली चल गई और मिस्टर ना मारा गया। जब डॉल यी ने उस पर हमला किया तो जियोन वू ने उसे भी एक गोली मार दी। तभी मैनसिक और सैंगू होटल में आ पहुंचे, लेकिन अलार्म बजने की वजह से जियोन वू और उसके गुंडे पहले ही फरार हो गए थे। जब डॉल यी की आंख खुली तो उसने देखा कि गोली तो उसकी घड़ी में लगी थी। फिर वो काउंटर और जून साहब के साथ सीवर के रास्ते से भाग निकला। होटल में ड्रिल देखकर मैनसिक को यकीन हो गया कि ये काम जरूर ड्रिल बिट का ही है। उधर जियोन वू ने हॉस्पिटल में जॉब साय को फोन करके कहा कि उसे हर पल की खबर देता रहे, लेकिन तब तक पुलिस हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हालांकि ऐन वक्त पर डॉल यी आकर जॉब साय को भगा ले गया। अब जियोन वू से बदला लेने के लिए डॉल यी ने उसे तेल बेचने का जाल बिछाया। जियोन वू तेल के बदले 5 मिलियन देने को राजी हो गया। फिर डॉल यी ने जमीन में छेद करके उसके ऊपर टैंक रखा और काउंटर ने सीवर की दीवार पर कैमरास लगा दिए। उधर जॉब साय ने ये सारी खबर स्ट्रॉ तक पहुंचा दी, लेकिन डॉल यी ने उसे गद्दारी करते हुए देख लिया। उसने ये भी देखा कि मैनसिक और सैंगू उसकी फोन लोकेशन का पीछा करते हुए उसी इलाके में आ पहुंचे थे। डॉल यी उनका ध्यान भटकाकर उन्हें जंगलों में ले गया और वहीं जॉब साय ने हर जगह कैमरा लगा दिए ताकि जियोन वू उन पर नजर रख सके। पुलिस वालों से बचकर डॉल यी वापस लौटा और तेल चुराने के काम में जुट गया। काउंटर ने देखा कि पुलिस वाले फिर से आ रहे हैं, लेकिन वो काम बीच में नहीं छोड़ सकते थे, नहीं तो पाइप का प्रेशर बिगड़ जाता। पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने एक और दीवार खोदने का फैसला किया। वहीं डॉल यी ने पूरी ताकत से पाइप खोलकर जियोन वू की फैक्ट्री तक तेल पहुंचाना शुरू कर दिया, जहां जियोन वू के खरीदार मौजूद थे। फिर डॉल यी ने उसे फोन करके कहा कि उसे बाकी का तेल पैसे मिलने के बाद ही मिलेगा। उधर पुलिस वाले गलत दीवार के आसपास ही चक्कर काटते रहे और बेचारे सैंगू की टांग टूट गई, लेकिन मैनसिक को फिर से किसी ने नई खुदाई की फोटो भेज दी। उधर डॉल यी जियोन वू का इंतजार कर रहा था, लेकिन जॉब साय ने फिर से उन्हें धोखा देकर तेल की पाइप खोल दी।
पर डॉल यी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उनका कैमरा भी तोड़ डाला। उसे बांधने के बाद डॉल यी जियोन वू से मिला और उसे पाइप चालू करनी सिखाई, लेकिन उन्हें पैसे देने की बजाय जियोन वू ने उन्हें गुंडे बुलाकर पिटवा दिया और सारा तेल मुफ्त में रख लिया। अब जॉब साई ने अपनी रस्सियां खोलकर डॉल यी की भी भागने में मदद की। बाहर से डाई हान ने गुंडों से भरे टैंक को उल्टा कर दिया और उनकी टीम ने सीवर से बाहर आकर पैसे ढूंढ निकाले, लेकिन डॉल यी अभी सीवर में जियोन वू के सर पर बंदूक रखकर खड़ा था। उसी वक्त मैनसीक वहां पहुंचा, इसलिए डॉल यी ने उसे जियोन वू को गिरफ्तार करने को कहा और खुद मौका देखकर वहां से भाग निकला। लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचा तो स्ट्रॉ ने उसकी टीम को बंदी बना लिया था। उन सबको पकड़कर पाइप रूम में लाया गया जहां मैनसीक भी कैद में था। अब जियोन वू ने पाइप चालू करके अपने टैंक्स भरने शुरू कर दिए, लेकिन साथ ही उन पर एक बॉम्ब भी लगा दिया। उसने अपना असली प्लान बताते हुए कहा कि उसने सारी पाइपलाइंस में बॉम्ब लगा दिए हैं और उनके फटते ही शहर में तेल की बहुत कमी हो जाएगी। इसी का फायदा उठाकर वो अपनी कंपनी का तेल ऊंचे दामों पर बेचेगा। अब डॉल यी ने चुपके से वेल्डिंग मशीन को धक्का मारा और काउंटर के लाइटर की मदद से अपनी रस्सी जला दी। आजाद होकर उसने बॉम्ब निकालकर एक खाली टैंक में फेंक दिया और खुद सीवर के पानी में कूद गया ताकि वो धमाके से बच सके। उधर बाहर से जियोन वू ने बॉम्ब का बटन दबा दिया, लेकिन ये क्या, हर टैंक से सिर्फ पानी बह रहा था। असल में जॉब साई ने पहले ही चुपके से वॉल्स बदल दिए थे ताकि टैंक्स के अंदर तेल की जगह सीवर का गंदा पानी चला जाए। गुस्से में जियोन वू अपने गुंडों के साथ उन्हें मारने आ पहुंचा और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार डॉल यी उसे मारने ही वाला था कि मैनसीक ने उसे एक हत्यारा बनने से रोक लिया। अंत में पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया और 3 साल बाद डॉल यी ने अपनी दुकान खोली। अब उसने सोच लिया था कि वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और सही तरीके से पैसे कमाएगा। लेकिन जब मैनसीक उससे मिलने आया तो वो फिर से खुदाई करते हुए मिले और उन्होंने कहा कि वो तो बस सीवर ठीक कर रहे थे। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।